नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक बड़ा वाकया, बड़ी घटना हुई, जिसके तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर में गणपति प्रतिमा की पूजा अर्चना चल रही थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे और इतना ही नहीं, पूरे प्री प्लान्ड वे में वो वहां पहुंचे। पहले से जैसे कि जहां जहां वो जाते हों, चाहे वो गुफा में जाते हों, तपस्या करते हों, वहां भी कैमरामैन उनके साथ जरूर रहते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ भी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर चार कैमरे लगे थे, कैमरामैन थे। और जैसे ही ये तस्वीरें खींची गई, उनका वीडियो बनाया गया और बाकायदे इसको वायरल किया गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है मैंने देश के जाने माने कानून विशेषज्ञ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के डीन रहे प्रोफेसर MP सिंह साहब को। आगे क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर साहब इस मुद्दे को लेकर कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीति भी इसे लेकर के गर्म हो चुकी है। तो अब हम सीधे चलते हैं प्रोफेसर सिंह साहब के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करने आ रहे हैं अभी जो गणेश चतुर्थी पर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ जी के यहाँ प्रधानमंत्री भी पहुँच गए पूजा अर्चना करने के लिए, और उनका जिस तरह से खैर मकदम किया डीवाई चंद्रचूड़ ने, और उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई, इसके कुछ संवैधानिक मतलब भी हैं, कुछ वैधानिक आधार भी है इसका। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि पूजा पाठ है, कोई भी चला गया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं उसके बारे में कुछ बताएं। विधि सम्मत क्या चीज़ें हैं, उनको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, इसके क्या आगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। चतुर्वेदी जी, इस विस्मयकारी और निराशाजनक घटना और उसके चित्रण से कुछ गंभीर विधि शास्त्रीय सवाल पैदा हो गए देश के सामने। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस तस्वीर को गौर से देखिए। जी। वह चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सरकारी आवास है। वो कमरा बहुत बड़ा नहीं है। पूजा हो रही है डीवाई चंद्रचूड़ के घर। आरती उतार रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और बगल में भगवा रंग का कुर्ता पहनकर मुख्य न्यायाधीश खड़े हैं, और मोदी जी के दाहिने तरफ उनकी पत्नी घंटी बजा रही है। मैं इस घटना के जो एक पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी, मैं उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जी जी। क्योंकि मोदी जी प्रजातांत्रिक संस्थाओं के ध्वस्तीकरण को अपनी वीरता समझते हैं।
और मर्यादाओं को तोड़ने में वो बहुत माहिर हैं और अपने को गौरवशाली भी समझते हैं। इसलिए मैं उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। असल में उनके सीधे सीधे भगवान से रिश्ते हैं। नहीं, जिससे भी हो, लेकिन आप मोदी जी के परिधान को देखिए। दो परिस्थितियों के संदर्भ में वो महाराष्ट्रियन टोपी लगाए हैं, धोती पहने हैं, जो अक्सर वो नहीं पहनते। ये बात फैक्ट है कि मोदी जी बिना कैमरे के कहीं न जाते, उनको चैन ही नहीं आता। कैमरे के बिना उनको अपने एडवर्टीजमेंट का एक रोग है। और ये रोग कुछ हद तक DY चंद्रचूड़ को भी लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं। जी जी क्योंकि जनवरी में इसी वर्ष जी जी DY चंद्रचूड़ द्वारकाधीश मंदिर गए थे। हाँ, और वो पूरे भगवा परिधान में थे। गौर करिएगा उनके वाक्य को। हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदू ध्वज न्याय की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। हिंदू ध्वज न्याय की गरिमा के लिए आवश्यक है, उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है। एक ऐसी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिसमें धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। SR बोम्मई का बहुत प्रसिद्ध केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि राज्य और धर्म में कोई रिश्ता नहीं है, और राज्य कोई भी ऐसा दिखावा नहीं करेगा और न सहयोग करेगा जो एक धर्म के पक्ष में हो और दूसरे की उपेक्षा करता हो। ये हमारे भारत की संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। गुजरात में भी चंद्रचूड़ कैमरा लेकर गए थे। देखिए, वो भी कैमरा जीवी है। एक बात आप समझ लीजिए, उनको कैमरे से बहुत प्यार है। मोदी जी तो विश्वविख्यात है इसके लिए। वो तो गुफाओं में भी 60 कैमरा। बनारस आए थे तो नैया पर भी, बजड़ा पर भी 65 कैमरा लगा था। उन्होंने, वह कोई सार्वजनिक जुटाव नहीं था। नहीं, ठीक है। जैसे कुछ RSS के लोग जस्टिस MG बालकृष्णन का उदाहरण दे रहे हैं, इसका सांप्रदायिकरण करने के लिए, कि वो इफ्तार पार्टी मनमोहन सिंह ने वहां दिया था। वहां 1000 के करीब लोग थे। वहां पर कोई व्यक्तिगत लेन देन बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। या एक बार जस्टिस PN भगवती ने इंदिरा जी जब जीती तो उनको एक पत्र लिख दिया था कि मुझे प्रसन्नता हुई और आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इन 2 घटनाओं का जिक्र भाजपा वाले कर रहे हैं। इस घटना के पीछे सांप्रदायिकता की सबसे बड़ा प्रमाण, अगर आज के इंडियन एक्सप्रेस को देखिए तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने एक लेख लिख दिया DY चंद्रचूड़ के पक्ष लेते हुए हैं। आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। ये लेख है।
ये उधर से दिखा दीजिए, आप ही दिखा दीजिए। हाँ। और इसमें ये कहते हैं कि ये आयोजन व्यक्तिगत था, राजनीतिक नहीं था। अगर व्यक्तिगत था जी तो नरेंद्र मोदी कौन चंद्रचूड़ के घर के हैं? या तो उनका उनसे व्यक्तिगत रिश्ता है। हाँ, व्यक्तिगत माने क्या? व्यक्तिगत मतलब या तो परिवार के हैं या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। हाँ, लेख लिख दिया। और ये लेख इंडियन एक्सप्रेस ने चतुरता से छाप दिया। दाहिने तरफ एक भारतवर्ष की प्रसिद्ध जूरिस्ट, मानवाधिकार की एडवोकेट, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थी, इंदिरा जयसिंह के बगल में। उनका तो हक बनता है विधि पर लिखने का। बिल्कुल। लेकिन भूपेंद्र यादव के लेख छपने के बाद ये साबित होता है कि इसमें कुछ राजनीति और है। क्या है मुझे नहीं मालूम। यह भी नहीं पता चल रहा है। कल कुछ स्टेटमेंट आए अखबारों में कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मोदी जी को इनवाइट किया था। तो भाई आप उनकी पूरी कैबिनेट को इनवाइट कर लेते। आप द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ को भी इनवाइट कर लेते। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इनवाइट कर लेते। वो तो देश में थे ही नहीं। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि इनवाइट तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था। जी। और जाने अनजाने में देखिए, चूंकि वो अभी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, हाँ। और एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐसी गलती कर दिया जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन पर गहरा आघात लगा, एक दाग लग गया। जी। और एक संस्था के रूप में उच्चतम न्यायालय पर दाग लग गया। चीफ जस्टिस पे तो लगा ही। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब से देश आजाद हुआ, आप जानते होंगे कि पहले ये फेडरल कोर्ट थी ब्रिटिश पीरियड में, जी। वही बाद में सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो गई। हाँ। तब से आज तक कोई प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर उसके व्यक्तिगत धार्मिक आयोजन में नहीं गया था। ये पहला मौका है। जी, पहला मौका है और विस्मयकारी है और घोर निराशाजनक है विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से। मैं एक घटना की जिक्र आपसे करना चाहता हूं। 1957 में जी जी, वही मैं पूछते हाँ, पूछतेगा। एक मंच पर उस समय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पातंजलि शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही मंच पर थे। उच्चतम न्यायालय और नेहरू सरकार के बीच में कुछ संघर्ष कई मुद्दों को लेकर चल रहा था, जैसे जमींदारी एबॉलिशन हो, कई मुद्दे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। जस पंडित नेहरू ने कह दिया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक सामंजस्य भरा रिश्ता होना चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप। आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन सामान्यतया सरकारें करती हैं, नागरिक अधिकारों का, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, मूवमेंट, बहुत से अधिकार हैं। हाँ।
तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुच्छेद 32 में या हाई कोर्ट के सामने अनुच्छेद 226 में रिट फाइल होगा मानवाधिकारों के उल्लंघन में, तो उसमें सरकार एक पक्षकार होती है। तो जस्टिस पातंजलि शास्त्री ने नेहरू से कहा कि देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका रेल की दो पटरियों की तरह, ये कभी मिल ही नहीं सकती। अगर मिलेंगी तो दुर्घटना हो जाएगा। और वास्तव में न्यायपालिका कार्यपालिका की शत्रु है, क्योंकि उसको सरकार के विरुद्ध फैसला लेना पड़ता है। और इतना कह के पातंजलि शास्त्री जी ने मंच छोड़ दिया, उन्होंने आयोजन को ही छोड़ दिया। ये परंपरा हमारे मुल्क की रही है। (1781) में जी, और पहले 1781 में जी, ये मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े लीगल फिलॉसफर थे। उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में अगर रिश्ता बना तो नागरिक स्वतंत्रताएं कायम रह ही नहीं सकती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, देखिए, विधायिका और कार्यपालिका तो लगभग एक ही है। जी, मोदी जी ने दोनों को एक कर दिया। हाँ, भाई, मोदी जी चाहते हैं तो बिना मतदान के भी बिल पास करवा लेते हैं। जी, तो अब तो विधायिका का कोई अर्थ है नहीं। 149 सांसदों को निकाल दिया गया एक दिन में, जी, लोकसभा राज्यसभा से। जुगाड़ करके बहुमत अभी भी उनके पास है। तो एक तो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने विधायिका और कार्यपालिका को आपस में मिला दिया जबरदस्ती। दोनों संस्थाओं का विध्वंस करके, मर्यादाओं का उल्लंघन करके उन्होंने एक में मिला दिया। अगर इसका रिश्ता जुडिशियरी से मैत्रीपूर्ण हुआ न्यायपालिका का, तो नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कायम रह ही नहीं सकती। ये 1781 में मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। अब आप इस बीत को समझिए। 7 मई 1997 को बेंगलोर में, जिसको बेंगलोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, उसमें रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये फुल कोर्ट का प्रस्ताव था। फुल कोर्ट माने जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी जज बैठते हैं। ये डिवीजन बेंच नहीं है, फुल कोर्ट। उनका प्रस्ताव है रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। उसमें उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, एक मिनट बंद करो जी, रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ में 2-3 महत्वपूर्ण बातें इंगित की गई कि इन न्यायाधीशों को अपने व्यवहार में कोशिश करनी चाहिए कि ये एकांत का अनुसरण करें, अलूफ अंग्रेजी में। दे मस्ट कीप देमसेल्फ अलूफ। और ये सार्वजनिक जगहों पर अपने व्यक्तिगत मान्यताओं का खुलेआम प्रदर्शन न करें। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो जुडिशियल लाइफ की वैल्यू होती है
उसका गंभीर उल्लंघन जाने अनजाने में कर दिया है, जबकि उनको पता था कि मोदी जी संस्थाओं के ध्वस्तीकरण में आनंद प्राप्त करते हैं और राजनीतिक लाभ उठाते हैं। उनको मना कर देना चाहिए था, उनको नम्रता के साथ। और अगर मना नहीं कर पाए तो कम से कम वीडियोग्राफी को रोक देना चाहिए था। सर मना कैसे करते, जब वो खुद ही इनवाइट कर रहे हैं तो वो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं ठीक बनता। है, कैमरा तो रोक हाँ, सकते कैमरा थे। रोक सकते थे। आप मेरे घर में आए, जी। आपने हमसे कहा कि सर हम आए कि आपकी वीडियोग्राफी करेंगे। हाँ। हम कहते हैं नहीं, हमको मेरा ये व्यक्तिगत आवास है। और आपको पता था कि मोदी निश्चित उस वीडियो को वायरल करेंगे। जी। दो कारण हैं। एक तो महाराष्ट्र के एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का 3 साल से मुकदमा डीवाई चंद्रचूड़ लटकाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब तो चुनाव आने वाला है, लोगों को डर है कि हार की डर से कहीं मोदी चुनाव टलवा न दे महाराष्ट्र का। दूसरी बात, जो उनका परिधान था महाराष्ट्रियन, वो महाराष्ट्र के मतदाताओं को एक संदेश देने के लिए मोदी जी आए थे। जी। तीसरा, मोदी जी का उद्देश्य हो सकता है कि मैं विरोध पक्ष को और देश को ये दिखा दूं कि चीफ जस्टिस भी हमारे निकट हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, मैं उनके घर में जाकर वीडियो बनवा सकता हूं और उसको सार्वजनिक कर सकता हूं। इन्होंने इस घटना से चतुर्वेदी जी 3 खतरनाक चीजें हुई। एक तो लगता है, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि मोदी जी ने इस अवसर का लाभ महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने में किया। मोदी जी ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की व्यक्तिगत छवि को धूमिल किया और उन्होंने देश को दिखाया कि मेरा प्रभाव उच्चतम न्यायालय और उसके मुख्य न्यायाधीश पर भी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये घटना विस्मयकारी और निराशाजनक है? मैं जो शपथ ये लोग लेते हैं, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस दोनों एक शपथ लेते हैं जिसका वर्णन संविधान में ही है। मैं अंग्रेजी में सुना देता हूं, फिर उसका हिंदीकरण कर दूंगा। They will bear true faith and allegiance to the Constitution, कि ये लोग संविधान के प्रति गंभीर निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे। हाँ। तो संविधान में तो सेकुलरिज्म भी है, ये तो आप मानेंगे। हाँ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और जुडिशियल सेपरेशन भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में लिखा है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं अध्याय 4 में। इस अनुच्छेद का भी उल्लंघन हुआ, संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन हुआ। और आगे देखिए शपथ में, एंड दैट दे विल ड्यूली एंड फेथफुली परफॉर्म देयर ड्यूटीज, और वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह, तो खैर वहाँ पर घर पर वो जुडिशियल ड्यूटी तो कर नहीं रहे थे, व्यक्तिगत कर रहे थे, विदाउट फियर और फेवर,
तो जस्टिस चंद्रचूड़ और मोदी ने एक धर्म के प्रति पक्षपात दिखाया, हिंदू धर्म के प्रति फेवर किया। इसका अर्थ है नकारात्मक रूप से कि भारतवर्ष के अन्य धर्मावलंबियों का अनादर किया और धर्मों का भी अनादर किया, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के टोटली विरुद्ध है। एसआर बोम्मई के केस की आत्मा के विरुद्ध है, जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है। विदाउट अफेक्शन और इल विल, अफेक्शन माने कि हिंदू धर्म के प्रति इन्होंने श्रद्धा दिखाया। अफेक्शन माने क्या? हाँ। स्नेह, श्रद्धा, जी। लगाव। एंड दैट दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो हमको मोदी जी से तो उम्मीद नहीं है। आप जानते हैं कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, ये विवादास्पद विषय है। वो उनकी जो डिग्री चाणक्य ने दिखाया, वो एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस है, जो विषय विश्व में कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। तो उनकी तो डिग्री भी अद्भुत है। और वो कंप्यूटर से टाइप की गई है जब कंप्यूटर आया ही नहीं था भारत में। ये भी रहस्य जान। तो उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। उनसे हमको वही घातक उम्मीद है जो उन्होंने किया। चंद्रचूड़ की व्यक्तिगत छवि को धूल धूसरित किया और न्यायपालिका की संस्था को भी ध्वस्त किया। सार्वजनिक निगाह में, जनता की निगाह में, और उसका सांप्रदायिकरण भी किया। ये भूपेंद्र यादव के लेख से बिल्कुल स्पष्ट है। भाई, आप चीफ जस्टिस की वकालत आरएसएस का, भाजपा का मिनिस्टर क्यों कर रहा है? जनता ही समझेगी कि कुछ साठ गांठ है। एक बात और बताइए कि जब आरती खत्म हो गई तो ये निश्चित बैठे होंगे, कुछ नहीं तो मोदक खाए होंगे। तो मोदी जी तो अनवरत बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ बातचीत भी हुई होगी निश्चित। इनके पास 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे पीएम केयर फंड, महाराष्ट्र के एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन। आपने ये तो कह दिया फैसले में कि महाराष्ट्र की सरकार गैर कानूनी है, लेकिन आप सरकार को चलने दे रहे हैं। अब तो चुनाव आ गया तो लोगों को संदेह हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी नीयत खराब है, लेकिन शेक्सपियर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। एक सीजर राजा था रोम का, उसकी वाइफ पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी अबव एनी सस्पिशन, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस के व्यवहार पर आशंका हो गई, सशंकित हो गए लोग, तो फिर अगर उसकी संस्थागत मर्यादाओं पर शंका उत्पन्न हो गई, तब तो कोई भी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था चल ही नहीं सकती। और शायद मोदी जी यही चाहते भी हैं, जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने उनकी मदद कर दिया। जाने अनजाने हमें नहीं लगता। देखिए, वो हार्वर्ड से पीएचडी किए हैं, एलएलएम किए हैं। एक और शंका हो रही है कि उनका लड़का, एक अभिनव चंद्रचूड़, बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत अच्छा एडवोकेट है, बहुत ज्ञानी है,
उसने भी हार्वर्ड से पीएचडी किया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो न्यायपालिका में होता है कुनबा परस्ती, ऐसा तो नहीं कि मोदी से वो उसको हाई कोर्ट में लाना चाह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में? नहीं नहीं, अच्छा। डायरेक्ट ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। जी। लोग शंका कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि। हाँ। और अभिनव चंद्रचूड़ की एक पुस्तक है सुप्रीम विस्पर्स, जिसमें उसने इस बात को इंगित किया है कि जजों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और बेंगलोर डिक्लेरेशन की भी चर्चा किया है। इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वाई बी चंद्रचूड़। इनको मर्यादाएं पता थी। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मान लीजिए वो आपके घर आ गए या आपके बुलावे पर आ गए, क्यों आपने उनको बुलाया? अकेले में अन्य लोगों को क्यों नहीं बुलाया? और बुला दिया तो आपको पता था कि मोदी जी कैमरा जीवी हैं और 2500 एंगल से फोटो खिंचवाते हैं। मोदी जी ने एक आध दिन पहले परिधान जुटवाया होगा अपने मातहतों से, टोपी पैदा किए होंगे, चाहे वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो गांधी आश्रम की दुकान है, जो किए हों, भाई वो सक्षम व्यक्ति हैं, विश्व गुरु हैं। तो मोदी जी से तो हमको मर्यादाओं की कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन एक विधि के विद्यार्थी के नाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुझे इस व्यवहार की रंच मात्र उम्मीद नहीं थी। अब देखिए इसका असर क्या पड़ सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर, जिला न्यायालयों पर। भाई अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बुलाएगा, बुला सकता है। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं कि इतनी गिरावट आ जाएगी। बनारस का डिस्ट्रिक्ट जज एमएलए, एमपी और मिनिस्टरों को अपने घर पूजा में बुलाएगा कुछ लाभ लेने के लिए या बाल बच्चों के लाभ लेने के लिए। तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, बन रही हैं। संभावना तो हम नहीं कह सकते, एक सकारात्मक शब्द आशंकाएं। हाँ, संभावना तो एक पॉजिटिव वर्ड है, और एक विधि के विद्यार्थी को अपनी हाईएस्ट जुडिशियरी के बारे में इतना नकारात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी लंबी अवधि से मैं लॉ के अध्ययन अध्यापन से जुड़ा रहा हूँ। आज़ादी के बाद से आज तक न्यायिक इतिहास में इतनी बड़ी दुर्घटना किसी भी चीफ जस्टिस के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण नहीं हुई। नेग्लिजेंस, हम ये नहीं मानते कि उन्होंने जानबूझ के प्रतिष्ठा गिराया, लेकिन परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठा गिर गई उनकी भी और न्यायिक व्यवस्था की भी। उच्चतम न्यायालय एक न्यायिक संस्था के रूप में उसकी भी मर्यादा का गंभीर हनन हो गया। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अब होगा क्या। हमको उम्मीद है अभी नहीं तो रिटायरमेंट के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बहुत पढ़े लिखे समझदार जज हैं। उन्होंने अपनी विद्वता का प्रदर्शन बहुत से फैसलों में किया भी है जी। हमें उम्मीद है कि एक सार्वजनिक रूप से वो अपनी गलती चाहे जाने अनजाने में हुई उसका इजहार भारतीय जनता के समक्ष कर देंगे। यही एक उपाय है। अगर नहीं करते तो उनकी इस गलती को जब भी भारत का न्यायिक इतिहास लिखा जाएगा
तो लोग माफ नहीं करेंगे। मोदी जी तो इन सब चीज से परे हैं, उनके जीवन में मर्यादा तो कोई स्थान रखती ही नहीं। ठीक कर रहे हैं सर। बहुत गूढ़ विषय पर और काफी इतिहास को समेटते हुए जिस तरह से आपने ये सारे दृष्टांत हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने आपने रखा है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मसला है। और आपने अंत में वीडियो के जो एक उपाय भी सुझाया या सुझाने की जो कोशिश की है, या एक संभावना व्यक्त की है कि देश के मुख्य न्यायाधीश इस घटना को लेकर के आम जन के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। और जहाँ तक जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक ढांचा है, संविधान के कई अनुच्छेद का, कई धाराओं का आपने उल्लेख किया, और उसके तहत जो कुछ भी घटना हुई है उसे लेकर के निश्चित तौर पर इस पर जाने अनजाने में ही जो कुछ भी हुआ हो उस पर एक स्पष्टीकरण या अपना पक्ष डीवाई चंद्रचूड़ हाँ, या पश्चाताप। जी, हम क्षमा नहीं चाहते, नहीं, पश्चाताप जी, कि ये हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होना ना चाहिए था, बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको, आपने बहुत गूढ़ जानकारी हम लोगों को दी। इसके लिए हम बार बार आपको आभार प्रकट करते हैं और अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस वीडियो को निश्चित तौर पर आप पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसे पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि जो संवैधानिक स्थिति है और अपना देश का जो अतीत की जो घटनाएं हैं उन पर भी प्रकाश पड़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से आज्ञा लेता हूं। आप हमारा वीडियो देखें, हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।